सॉल्व के प्रिपरेशन के 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। सबसे पहले डिस्पर्शन मेथड। अब डिस्पर्शन मेथड का बेसिक थीम क्या है सुनो। डिस्पर्शन मेथड में कोई केमिकल चेंज इन्वॉल्व नहीं होता है। डिस्पर्शन मेथड में हम डिस्पर्स्ड फेज को डायरेक्टली डिस्पर्शन मीडियम में लाते हैं। फिजिकल चेंज हम कर सकते हैं। बेसिकली एक तरह से ये सॉल्यूशन बना रहे हो, आप सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हो। तो डिस्पर्शन मेथड में डायरेक्टली हम डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्शन मीडियम में लाते हैं थ्रू डिफरेंट मीन्स। Dispersed phase is brought into dispersion medium directly, और इसको करने के 3 तरीके होते हैं। डिस्पर्शन मेथड के अंदर फर्दर 3 डिफरेंट अप्रोच हम यूज करते हैं जिससे कि हम डिस्पर्स फेज को डायरेक्टली डिस्पर्शन मीडियम में ले आते हैं। दे आर कॉल्ड मैकेनिकल डिस्पर्शन, मैकेनिकल डिस्पर्शन with the help of a colloidal mill. बेसिकली डिस्पर्शन मीडियम के अंदर एक तरह से जैसे आटा पीसने वाला, गेहूं को आटा बनाने वाला जैसे मशीन होता है ना, चक्की मशीन, उसी तरह का एक डिवाइस होता है और उसमें हम सोल्यूट को, डिस्पर्स्ड फेज को, जो कि बड़े पार्टिकल साइज के हैं, उसको हम उसमें ऐड करते हैं। वो कोलाइडल मिल उसको स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक करके डिस्पर्शन मीडियम में सस्पेंड कर देता है। तो मैकेनिकल डिस्पर्शन सिंपल भाषा में अगर कहें तो हम बड़े पार्टिकल को स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक करते हैं मैकेनिकली, और तब तक ब्रेक करते रहते हैं जब तक कि वो कोलाइडल डायमेंशन 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में नहीं आ जाए। तो मैकेनिकली हम बड़े पार्टिकल को स्मॉलर पार्टिकल में, सॉलिड पार्टिकल को स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक करके विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड कोलाइडल मिल। कोलाइडल मिल आप आम भाषा में कह सकते हो जैसे गेहूं से आटा बनाते हैं, उसी तरह का एक चक्की मशीन होता है। उसमें हम ऐड कर देते हैं सोल्यूट को और वो उसको पीस के, चूर के पाउडर फॉर्म में करके कोलाइडल डायमेंशन में ला देता है। दूसरा है किसमें यूज होता है कंडेंसेशन डिस्पर्शन मेथड में, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसमें देखो नाम इंपॉर्टेंट है थोड़ा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो डिस्पर्शन। इसे ब्रेडेड आर्क मेथड कहते हैं। एक साइंटिस्ट के नाम से है ब्रेडिक आर्क मेथड। पहले मेथड क्या है 1 सेकंड सुन लो, उसके बाद फिर ये कहाँ अप्लाई होता है, किस तरह के कोलॉइड्स, किस तरह के सॉल इससे हम बनाते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो। इसमें हम क्या करते हैं, डिस्पर्शन मीडियम सॉल्वेंट जो कि यूजुअली वाटर होता है, उसमें इस तरह के 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स लेते हैं और उसे हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं।
हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं। तो हाई वोल्टेज से इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होता है और इलेक्ट्रिक आर्क के वजह से काफी हीट प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोड के अराउंड, और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोड से मेटल एटम वेपराइज होके डिस्पर्सन मीडियम में आ जाता है, और इस सॉल्यूशन को हम आइस कोल्ड कंडीशन में रखते हैं। तो क्या होता है, वो वेपर्स अचानक से एक ठंडे सॉल्यूशन में आके कंडेंस हो जाता है, एग्रीगेट हो जाता है, इकट्ठा होके कोलाइडल डायमेंशन ले लेता है। दैट इज कॉल्ड ब्रेडिक्स आर्क मेथड, इन विच इलेक्ट्रिक आर्क के थ्रू हम मेटल को वेपराइज करते हैं और वो वेपर्स जो है वो सॉल्यूशन में कंडेंस होके कोलाइडल डायमेंशन में सस्पेंडेड रह जाता है। Used for preparation of metal salt। दो बात इंपॉर्टेंट है, ब्रेडिक्स आर्क मेथड और मेटल सॉल्ट। ब्रेडिक्स आर्क मेथड मेटल सॉल्ट के प्रिपरेशन में यूज होता है। गोल्ड सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट, प्लेटिनम सॉल्ट, ये सब अगर बनाना हो तो गोल्ड, प्लेटिनम, इन सबको सीधा सीधा सॉल्ट के फॉर्म में लाना, सॉल्यूशन में लाना मेटल्स को पॉसिबल नहीं है, तो उसको इस मेथड से हम सॉल्यूशन में लाते हैं। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो डिस्पर्शन। तीसरा इसमें आता है, उसे कहते हैं पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या होता है इसको समझेंगे पहले, फिर इसका लैंग्वेज देंगे। सपोज करो हमने क्या किया, पानी में फेरिक हाइड्रोक्साइड बाहर से ऐड किया। फेरिक हाइड्रोक्साइड जो कि एक हाईली स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड है, क्या होगा, वो नीचे बैठ जाएगा। फेरिक हाइड्रोक्साइड बाहर से हमने ऐड किया, वो तो नीचे सेटल कर गया। अब बाहर से हम थोड़ा सा इसमें फेरिक क्लोराइड ऐड करेंगे। ये फेरिक क्लोराइड क्या करेगा, ये फेरिक आयन प्रोवाइड करेगा जो कि प्रेसिपिटेट के पास जाएगा। फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट के पास जाएगा और उसमें चिपक जाएगा कुछ इस तरह से। फेरिक हाइड्रोक्साइड के सरफेस पे फेरिक आयन जाके एब्जॉर्ब होगा और उस पे उसके सरफेस पे चार्ज ले आएगा, और ये पूरा एक आयन के जैसा बिहेव करके मीडियम में आ जाएगा इन कोलाइडल डायमेंशन। दिस टेक्निक इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। सो पेप्टाइजेशन इज ब्रिंगिंग इन a precipitate into dispersion medium by adding some electrolyte having an ion common with the precipitate। उस इलेक्ट्रोलाइट का कोई एक आयन कॉमन होना चाहिए प्रेसिपिटेट के साथ। दैट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। bringing in the precipitate into dispersion medium by adding an electrolyte having an ion common with the precipitate। That is called पेप्टाइजेशन। तो ये तीन डिस्पर्सन मेथड है जिसमें कि कोई केमिकल चेंज इन्वॉल्व नहीं है। डायरेक्टली वो पार्टिकल डिस्पर्सन मीडियम में आ रहा है।
नो केमिकल रिएक्शन एट ऑल इज इन्वॉल्व। और दूसरा है कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड में हम कोलाइडल पार्टिकल को प्रोड्यूस करते हैं डिस्पर्सन मीडियम में थ्रू सम केमिकल रिएक्शन। हम दो सेपरेट रिएजेंट्स को ऐड करते हैं, अंदर केमिकल रिएक्शन होता है सॉल्वेंट में, और उससे जो प्रोड्यूस होता है वो कोलाइडल डायमेंशन में एग्रीगेट होके सॉल्व दे देता है। Dispersed phase is produced in medium through some chemical change. कुछ केमिकल रिएक्शंस में लिख रहा हूं, वही 4-5 रिएक्शन को ध्यान में रखना, वही आता है, उससे ज्यादा आता नहीं है। वो केमिकल रिएक्शन हो सकता है रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन। अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से इसको देख लोगे तो याद रखना आसान होगा। देखो, मेटल पे चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो अगर किसी सॉल्ट का रिडक्शन करेंगे तो मेटल आयन रिड्यूस होगा और न्यूट्रल मेटल एटम बनके सॉल्यूशन में अगर वो कोलाइडल डायमेंशन ले लेता है, सस्पेंडेड रह जाता है, तो सॉल्ट का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो रिडक्शन हमेशा यूज होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेटल सॉल्ट, क्योंकि मेटल आयन से मेटल बनेगा, रिडक्शन होगा। यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेटल सॉल्ट, जैसे HAuCl4, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरोऑरिक एसिड। Hydrochloroauric acid, that the only compound formed in the metallurgy of gold। जो आपको metallurgy of gold पढ़ना है, उसमें एक ही रिएक्शन है गोल्ड का एक्वा रेजिया के साथ रिएक्शन में ये बनता है हाइड्रोक्लोरोऑरिक एसिड। और इसे या तो H2O2 से रिड्यूस करो तो ये गोल्ड देगा इन कोलाइडल डायमेंशन, या इसे फॉर्मल्डिहाइड के साथ इन अल्कलाइन मीडियम रिड्यूस करो, फिर से ये गोल्ड देगा, बाकी बाय प्रोडक्ट यहाँ पे HCO के बन जाएगा। ये ऑक्सीडाइड होगा क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। सिल्वर ऑक्साइड के सॉल्यूशन से हाइड्रोजन गैस पास कर दो, सिल्वर बनेगा, वाटर बन जाएगा। और इन सब में क्या हो रहा है? रिडक्शन ऑफ मेटल आयन फ्रॉम इट्स सॉल्ट। सो रिडक्शन रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेटल सॉल्ट। ऑक्सीडेशन में ये नॉन मेटालिक सॉल्ट के प्रिपरेशन में यूजुअली यूज होता है। जैसे H2S के एक्वस सॉल्यूशन से SO2 गैस पास कर दो, यहाँ पे सल्फर सॉल्ट बन जाएगा। बेसिकली आपका रिएजेंट है H2S सॉल्यूशन में, उसको आप ऑक्सीडाइज कर रहे हैं -2 से 0। सो ऑक्सीडेशन नॉन मेटालिक सॉल्ट के प्रिपरेशन में यूज होता है। या फिर
डबल डिकम्पोजिशन, पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट, इससे सिल्वर आयोडाइड सॉल बनेगा। ये कुछ मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट के बारे में बताया। तो फिर से जरा, प्रिपरेशन के दो मेन मेथड हैं, डिस्पर्सन एंड कंडेंसेशन। डिस्पर्सन डायरेक्ट मेथड है और कंडेंसेशन इनडायरेक्ट मेथड है, जिसमें कुछ केमिकल चेंज हम करवाते हैं, केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। समझ गए सभी लोग? अब इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की प्यूरिफिकेशन। सबसे पहले सॉल्ट के प्यूरिफिकेशन से मतलब क्या है? सॉल्ट में कोई गंदगी नहीं होता है जिसको हम प्यूरिफाई करेंगे। जब हम सॉल्ट को प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो कई बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, लाइक NaCl, KCl, HCl, ये सब बाई प्रोडक्ट्स हैं। इसको निकालना ही प्यूरिफिकेशन है। प्यूरिफिकेशन इज गेटिंग रीड ऑफ the unwanted byproducts formed during the preparation of salt. Removing unwanted byproducts formed during प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। तीन मेथड इसमें यूज होते हैं, एक एक करके जरा सा एक एक मिनट में सबको सुनो। दैट इज कॉल्ड डायलिसिस, प्यूरिफिकेशन बाय डायलिसिस। इसमें हम क्या करते हैं, एक कंटेनर में प्योर डिस्पर्सन मीडियम, अगर वाटर मीडियम है तो प्योर वाटर लेंगे, और उसके अंदर इस तरह के पार्चमेंट पेपर या सेलोफेन पेपर में सॉल्ट को रख के, जैसे वो जलेबी बनाने वाला होता है ना, जिसमें वो मैदा डाल के ऐसे जलेबी बनाता है, उसी तरह का कपड़े का समझ लो कि एक बनाया पार्चमेंट पेपर या सेलोफेन पेपर का, और उसके अंदर सॉल्ट को रखा। इधर अब यहाँ पे, अरे तो गायब ही हो गया, यहां पे है सॉल्ट। अब ये सॉल्ट डिस्पर्स फेज को तो अलाउ नहीं करेगा मूवमेंट के लिए, क्योंकि पार्चमेंट पेपर से सॉल्ट पार्टिकल नहीं मूव करता। लेकिन जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, HCl, NaCl, ट्रू सॉल्यूशन वाला सोल्यूट, ये तो किसी भी फिल्टर पेपर से पास कर जाएगा। तो इससे क्या होगा, अब देखो बाहर में प्योर मीडियम है, मान लो इसमें, मान लो एक सेकंड के लिए NaCl यहां पे इंप्यूरिटी है, तो सोडियम क्लोराइड तो बाहर निकल ही सकता है ना। सोडियम क्लोराइड तो ट्रू सॉल्यूशन बनाता, वो तो किसी भी फिल्टर पेपर से निकल जाएगा। तो इस तरह के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो बाहर जाएंगे, तब तक जाएंगे जब तक कि कंसंट्रेशन अंदर बाहर का इक्वल ना हो जाए। और जब कंसंट्रेशन अंदर बाहर NaCl का इक्वल हो जाएगा तो मीडियम को फेंक देंगे और उसमें फिर से फ्रेश मीडियम लाएंगे, फ्रेश वाटर डालेंगे, फिर से NaCl निकलेगा, फिर इक्विलिब्रियम अटेन होगा, और इस तरह से धीरे धीरे सॉल्ट के अंदर NaCl का कंसंट्रेशन कम होते जाएगा। एक सर्टेन मिनिमम कंसंट्रेशन जब NaCl का हो जाएगा सॉल्ट में,
तो उसका प्यूरिफिकेशन डायलिसिस बंद कर देंगे। समझे? रिप्लेसिंग मीडियम विद द फ्रेश वन frequently lowers the concentration of byproducts in the salt and effect the प्यूरिफिकेशन। समझिए? दैट इज कॉल्ड डायलिसिस। और अगर इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके करें देन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या करते हैं कि कुछ इस तरह का एक एपरेटस होता, इसमें यहां पे ये देखो लगा हुआ पार्चमेंट पेपर, यहां पे है सॉल और इधर प्योर मीडियम है, इधर भी प्योर मीडियम है और इसे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे। अब होगा वही, आयंस माइग्रेट करेंगे से सोडियम से NaCl हमने ले रखा है, तो NaCl अगर ले रखा है, सॉरी NaCl अगर इम्प्यूरिटी है तो क्लोराइड इधर जाएगा और सोडियम आयन इधर जाएगा, यानी कि डायलिसिस अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। डायलिसिस अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? फास्ट हो जाएगा। डायलिसिस अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड occurs rapidly। ऊपर वाला ही काम कर रहे हो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में कर रहे हो तो ये फास्ट हो जाएगा। समझा ना? और इसके बाद तीसरा आता है, उसे कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें टर्म है, केवल समझना उसको। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, एक ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को इसकी वेटिंग करते हैं with a compound called कोलॉइडियम। ये पूछा गया है कोलॉइडियम क्या होता है, ये बताता हूं, पहले इसका पर्पस समझ लो। कोलॉइडियम समझ लो कि एक गम है, जैसे पेपर चिपकाने के लिए गम रखते हैं ना घर में, वैसा ही गम है। ये क्या करता है, जो फिल्टर पेपर में माइक्रोपोर्स हैं, जो फिल्टर पेपर में होल हैं, उन होल में जाके होल साइज को ये छोटा कर देता है, बंद नहीं करता होल को, होल साइज को स्मॉल कर देता है। decreases pore size and allow
filtration of unwanted electrolytes, जो नहीं चाहिए NaCl, HCl, ये सब फिल्टर ऑफ हो जाता और कोलॉइड्स बच जाता। कोलॉइडियम क्या है, जरा एक सेकंड उसको देख लेंगे, पूछा गया है और फिर पूछा जा सकता है, स्टैंडर्ड टर्म है। किसी को पता है कोलॉइडियम क्या है? ये 4% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रो सेल्यूलोज होता है। नाइट्रोसेल्यूलोज का एक्वस सॉल्यूशन को ही कोलॉइडियम कहते हैं। समझ गया? तो ये हो गया प्यूरिफिकेशन। अब आ जाओ इसके बाद, अच्छा प्यूरिफिकेशन में एक पॉइंट सुन लो, 100% प्यूरिफिकेशन कभी नहीं किया जाता सॉल्व की। यानी कि बाय प्रोडक्ट्स को 100% कभी हम निकालते नहीं हैं डेलिबरेटली, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल के स्टेबिलिटी के लिए, सॉल्व पार्टिकल के स्टेबिलिटी के लिए उसके सरफेस पे कुछ एडजॉर्ब चार्ज होना जरूरी है। उसके सरफेस पे कुछ एडजॉर्ब चार्ज होना जरूरी है, और वो एडजॉर्ब चार्ज बाय प्रोडक्ट से ही तो आता है आयन। तो अगर 100% आप बाय प्रोडक्ट को निकाल देंगे तो कोई आयन बचेगा ही नहीं जो कि कोलाइडल पार्टिकल पे जाके चिपके और उसको स्टेबिलिटी दे सके। इसलिए डेलिबरेटली a trace amount of impurity is left in the salt to maintain the stability of salt। अगर पूरा आयन निकाल दोगे, पूरा बाय प्रोडक्ट निकाल दोगे, तो सॉल्ट के सरफेस के लिए चार्ज बचेगा नहीं और वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ट्रेस ऑफ impurities are left deliberately for stability of salt। थोड़ा सा छोड़ दिया जाता है ताकि सॉल्ट स्टेबल रहे। अब आ जाओ, बड़े इंपॉर्टेंट 2-3 टर्म है, जरा इसमें देखेंगे। ऑरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज के ओरिजिन क्या है, हम एक ही ओरिजिन की बात करेंगे। और बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि किस कंडीशन ऑफ प्रिपरेशन में कौन से चार्ज होंगे कोलाइडल पार्टिकल पे। ड्यू टू एडजॉर्ब आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन, क्वेश्चन है कि does the stability of colloidal solution depends upon concentration? डेफिनेटली, लेकिन बड़ा प्रॉपर बैलेंस रखना पड़ता है इंप्यूरिटी का। अगर इंप्यूरिटी एक सर्टेन लिमिट से कम हो जाए तब भी प्रेसिपिटेशन होगा, और एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा हो जाए तब भी प्रेसिपिटेशन होता है। तो स्टेबिलिटी के लिए एक ऑप्टिमल कंसंट्रेशन होता है, उसी कंसंट्रेशन पे इंप्यूरिटी चाहिए। अगर उससे कम होगा तब भी कोआगुलेशन हो जाएगा, ज्यादा होगा तब भी कोआगुलेशन। अभी हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्ट को अलग से थोड़ा। सो ड्यू टू एडजॉर्ब आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन, सॉल्ट पार्टिकल acquired charge
अब चार्ज कैसे एक्वायर करता है, 2-3 केस देखो और समझ लो कि वही 3 केस आता है बार बार, उससे ज्यादा आपको देखना ही नहीं है। एक देखेंगे फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्व को, अब ध्यान से देखना, यहां से थोड़ा ऐसा ज्यादा पूछे जाने वाली चीज है। फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्व, अगर हम फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉलिड को फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ मिक्स करें, अभी पीछे दिखाया था पेप्टाइजेशन में कि फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉलिड को डाल के बीकर में पानी डाल के ऊपर से फेरिक क्लोराइड अगर ऐड करें तो कॉमन आयन एड्जॉर्ब होता है बच्चे। तो क्या होगा, यहां से फेरिक आयन एड्जॉर्ब हो जाएगा और मिलेगा FeOH3 Fe3+, यानी कि पॉजिटिव सॉल्व मिलेगा। लेकिन अगर यहीं पे ध्यान से सुनना, यहीं पे अगर फेरिक क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को NaOH के एक्वस सॉल्यूशन एक्सेस में ले लिया, तो फेरिक क्लोराइड में ध्यान से सुनना, फेरिक क्लोराइड में जब ऊपर से NaOH डालोगे तो पहले तो फेरिक, अब देखो मैं इंटरमीडिएट भी लिख रहा हूं यहां पे, पहले तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनेगा, लेकिन अब सॉल्यूशन में क्या बच गया, अनरिएक्टेड सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में लिया था, तो कॉमन आयन क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन, और इसलिए अब इस पे हाइड्रोक्साइड आयन चिपकेगा और ये बनेगा FeOH(OH) माइनस नेगेटिव सॉल्व। यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्व पॉजिटिव भी हो सकता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्व निगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। अगर फेरिक हाइड्रोक्साइड की पेप्टाइजेशन से बनाएंगे तो पॉजिटिव सॉल्व बनेगा, और अगर फेरिक क्लोराइड की NaOH से रिएक्शन के थ्रू बनाएंगे तो वो नेगेटिव सॉल्व बनेगा। समझा क्या? इसी तरह से एक और एग्जांपल देखेंगे, ये अभी अभी 2019 में जे मेंस में आया था, नीट में आया था सर, 2019 नीट में आया था। सिल्वर आयोडाइड सॉल्व की बात करो, अगर सिल्वर नाइट्रेट, ध्यान से सुनना, अगर सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में बाहर से Ki सॉल्यूशन एडेड ड्रॉप वाइज, ionized chloride ion may affect the solubility of colloidal solution. क्लोराइड आयन अगर बाहर से, देखो एक पूछ रहा है कि यहाँ पे जो क्लोराइड आयन बचा वो स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि नेट चार्ज 0 रहना है। अगर हम बाहर से क्लोराइड आयन एक्सेस में डालें तब तो कुछ हो सकता है, यानी कि NaCl बाहर से डाल दें तब तो कुछ हो सकता है। देखते हैं अगर सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में Ki ऐड कर रहे हो, जरा इसका सेंस क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस में है। अगर सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस में है तो पहले बनेगा AgI सॉलिड, और उस पर क्या एब्जॉर्ब होगा? सिल्वर आयन, क्योंकि एक्सेस में कौन है? सिल्वर नाइट्रेट। तो कॉमन आयन क्या हो गया? सिल्वर आयन। सिल्वर आयन इस पर चिपक जाएगा और ये बनेगा AgI.Ag+, पॉजिटिव सॉल्व। समझा ना? अगर सिल्वर नाइट्रेट में ड्रॉप वाइज हम सिल्वर Ki NaI कुछ ऐड करेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज सिल्वर आयोडाइड सॉल्व बनेगा। लेकिन अगर Ki के सॉल्यूशन में
पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे ड्रॉप वाइज डिरेट से। अगर ये ऐड करेंगे तो AgI बनेगा और बच क्या जाएगा, KI बचेगा। तो कॉमन आयन क्या होगा, आयोडाइड चिपकेगा इस पे जाके और ये बनेगा एनायनिक सिल्वर आयोडाइड सॉल्ट। समझ गया? एक बड़ा इंपॉर्टेंट सॉल्ट होता है आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्ट। ये बनाया जाता है AH2S3 के प्रेसिपिटेट को सॉल्यूशन में लेके और ऊपर से H2S गैस पास करते हैं। ये सॉलिड मीडियम में इसको रख के बाहर से H2S पास करते हैं, तो इस पे सल्फाइड आयन चिपक जाता है AH2S3 डॉट S2 माइनस। ये निगेटिव सॉल होता है। बस सिल्वर आयोडाइड सॉल्ट, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट, आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्ट, इन तीन के बारे में ध्यान में रखेंगे। वैसे एक वेग आइडिया भी रखेंगे पॉजिटिव और निगेटिव सॉल्ट का। मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड सॉल्ट जितने भी होते हैं वो यूजुअली पॉजिटिव सॉल्ट होते हैं। एसिडिक डाई, हीमोग्लोबिन, ये सब पॉजिटिव सॉल्ट हैं। जबकि जितने भी मेटल सॉल्ट हैं, जितने भी सल्फाइड सॉल्ट हैं, दे आर ऑल एनायनिक एंड बेसिक डाई like Congo Red, EOCine, ये सब कॉमन बेसिक डाई हैं। ये सब नेगेटिव होते हैं। एक बार ध्यान रखेंगे, हीमोग्लोबिन पॉजिटिव सॉल्ट के कैटेगरी में आता है। तो ये हो गया चार्ज के बारे में। अब आ जाओ कुछ वो प्रॉपर्टी जो हमने कंपैरिजन में देखा था, थोड़ा अब उसको डिटेल में, और उसमें तीन प्रॉपर्टी को खास करके देखना है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, काइनेटिक प्रॉपर्टी एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले बात करेंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की। टिंडल इफेक्ट, अगर इसको विजुलाइज करना चाहते हो तो मैं 1 मिनट में विजुलाइज करवाता हूं। मान लो कि यहां पे हमारे पास टू सॉल्यूशन है। टू सॉल्यूशन का मतलब NaCl का सॉल्यूशन जो किसी भी फिल्टर पेपर से पास कर जाए। एक स्कैटरिंग का कंडीशन जरा सा देख लो। For scattering of light, particle size must be in the range of wavelength
ऑफ इंसिडेंट लाइट। अगर सल्यूट पार्टिकल का साइज इंसिडेंट लाइट के वेवलेंथ के आसपास है तो वो लाइट को स्कैटर कर देगा। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल काफी स्मॉल साइज के होते हैं, साइज इज मच स्मॉलर देन 400 to 700 नैनोमीटर। तो ये स्कैटर नहीं करेगा, किसको? विजिबल लाइट को। यानी कि यहां से अगर आप विजिबल लाइट इस पे ऐड करोगे और यहां पे इधर से व्यू करोगे तो डार्क दिखेगा। क्यों डार्क दिखेगा? क्योंकि लाइट ऊपर आएगा ही नहीं, लाइट सीधा सीधा निकल जाएगा। स्कैटरिंग अगर नहीं होगा तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, उसे स्ट्रेट चला जाएगा बाहर। जब लाइट बाहर चला जाएगा, ऊपर लाइट आया ही नहीं तो आपको डार्क दिखेगा। समझ गए? लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन सॉल के केस में क्या होता है? सॉल का पार्टिकल साइज विजिबल लाइट के वेवलेंथ के रेंज में आ जाता है। अब अगर यहां पे सॉल लेते हैं तो साइज ऑफ पार्टिकल इज कंपेरेबल टू लैम्डा ऑफ विजिबल लाइट, और इसलिए अब अगर इस पे विजिबल लाइट ऐड करोगे, अगर इस पे विजिबल लाइट डालोगे तो वो लाइट पार्टिकल से टकराने के बाद स्कैटर होगा और स्कैटर होके इस तरह से बाहर निकलेगा लाइट एक कोन की तरह, और यहां से व्यू करोगे तब आपको लाइट ऊपर आता दिखेगा आपके तरफ। दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय सॉल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। लेकिन पहले मैंने कारण बताया कि स्कैटरिंग होता कब है और क्यों है। सो स्कैटरिंग ऑफ visible light by Sol particle is known as Tyndall effect। अब देखो ध्यान से सुनना, सॉल का पार्टिकल साइज 1 से 1000 नैनोमीटर होता है। तो इस साइड में लायोफिलिक होता है और इस साइड में लायोफोबिक होता है। लायोफिलिक का पार्टिकल साइज स्मॉल होता है, लायोफोबिक का पार्टिकल साइज बड़ा होता है। तो बताओ कौन सा सॉल टिंडल इफेक्ट ज्यादा आसानी से और ज्यादा ऑब्वियसली शो करेगा? लायोफोबिक सॉल। सो टिंडल इफेक्ट is more common in lyophobic soil, not in lyophilic soil। दूसरा, टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होने के लिए सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सिग्निफिकेंट गैप होना चाहिए। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडिसेज में काफी गैप होना चाहिए, नहीं तो लाइट को कोई अंतर ही नहीं दिखेगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट में। फॉर Tyndall effect
to be observed. For Tyndall effect to be observed, there should be a large difference. There should be a large difference in of medium and dispersed phase. Large difference होना चाहिए. इसके बाद आ जाओ काइनेटिक प्रॉपर्टी. Kinetic properties, Brownian motion. Brownian motion. सॉल को एक अल्ट्रा हाई रिजॉल्विंग पावर वाला माइक्रोस्कोप अल्ट्रा हाई रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप developed by Zsigmondy से जब देखा गया तो देखा कि जो सॉल के पार्टिकल हैं वो इस तरह से जिगजैग पाथ में चल रहे हैं. Particles travels in zigzag path known as, इसी को कहते हैं Brownian motion. Brownian motion. इस ब्राउनियन मोशन के कारण क्या है ये जानना जरूरी है. अब देखो डिस्पर्सन मीडियम में अगर किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रखा है जो सॉलिड है तो सॉलिड पार्टिकल के पास अपना कोई ट्रांसलेशनल मोशन होता नहीं. फिर वो चल कैसे रहा है? बाय कोलिजन विद द सॉल्वेंट पार्टिकल. सॉल्वेंट पार्टिकल लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं. तो लिक्विड के मॉलिक्यूल अगर कांस्टेंट रैंडम मोशन में है तो जब वो सॉल्व पार्टिकल से टकराएंगे तो उनको भी मोशन में ला देंगे. ब्राउनियन मोशन के कारण क्या है? कोलिजन ऑफ द मूविंग डायनेमिक सॉल्वेंट पार्टिकल विद द सोल्यूट पार्टिकल. Reason for the Brownian motion is collision between moving dispersion medium and
static dispersed phase। समझ गया ना? तब इसमें एक रह गया है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, जीटा पोटेंशियल, इलेक्ट्रोफोरेसिस, एंडोस्मोसिस, एंड देन coagulation of salt, protective power of a lyophilic salt, gold number, Hardy-Wells rule, and then micelle and surfactants। इतनी चीजें रह गई है, तो जिनको जरूरत है एक दिन और 1 घंटा हम बैठ सकते हैं किसी दिन और उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो देखो मैंने इसको डिटेल में ही करा दिया क्योंकि इन सब चीजों में थोड़ा इंटरेस्ट कम आता है सुनने में, लेकिन कई बार कई चीजें इंटरेस्ट के लिए नहीं किया जाता है, मजबूरी होती है, करना होता है, क्योंकि उसमें कैरियर इन्वॉल्व होता है। इसलिए नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग बताऊंगा, अभी ये 10 बजे होगा लेकिन कल नहीं। अब ये मैं कल सुबह ही मैसेज करना शुरू कर देना आज का टाइम क्या है। 1-2 दिन में कराता हूँ, 1 दिन और लगेगा 1 घंटा, इसको मैं करा दूंगा। इसलिए इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन कम से कम, एक एब्जॉर्प्शन से और एक सरफेस केमिस्ट्री से जरूर मिलेगा। लेकिन इन सबको पढ़ने के लिए थोड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है, क्योंकि ये सब थियोरिटिकल है, अब बोरिंग लगता है, बट क्या करोगे, क्वेश्चन आता है तो पढ़ना तो पड़ेगा। क्वेश्चन इस पे कल दे देता हूं, मैंने बना तो दिया था, भूल गया मैं, कल इस पे क्वेश्चन में दे देता हूं, ठीक है ना? तो 1-2 दिन में एक और क्लासेस की 1 घंटा की करा के, और इसको मोटिवेटेड रखो, अपने आप को एनर्जाइज्ड रखो, ये बड़ा जरूरी है। क्योंकि क्या है, अब अभी से फिर से गॉसिपिंग चल रहा है, 13 सितंबर को पेपर होगा नहीं होगा, फॉरगेट, दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल, वो आपके कंट्रोल की चीज नहीं है। जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है उसके बारे में बात करना और उसकी चिंता करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, और इट्स वेरी डिफिकल्ट कि बार बार डेट चेंज होते रहे और फिर हम उसी चीज को पढ़ते रहें, लेकिन करना पड़ेगा, जो सिचुएशन है उसमें वो करना पड़ेगा।